म्यांमार यानी बर्मा गालिबन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो महज मजहबी तासुब की वजह से अपने शहरियों को शहरी तस्लीम करने से इनकारी है। 1962 में एक फौजी बगावत के नतीजे में जमहूरियत का खात्मा हुआ तो बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की शनाख्त भी खत्म हो गई। बर्मा हुकूमत ने उन्हें अपनाने से इनकार करते हुए बांग्लादेशी शहरी करार दे दिया, लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत ने अपनी आबादी पर बोझ समझते हुए उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तालीम, सेहत, रोजगार जैसे बुनियादी इंसानी हुकूक का हुसूल तो मुश्किल बनाया ही गया, साथ साथ उन पर जिंदगी का बाप तंग करते हुए कत्लो गारतगरी के बाजार भी गर्म किए जाते रहे। जो उन मजालिम से बच निकले वो बेवतन रोहिंग्या मुसलमान कश्तियों में खुले आसमान तले समंदर की बेरहम मौजों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मजालिम की ये दास्तान नई नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी एक रिपोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को रोए आलम की मजलूम तरीन अक़लियत करार देने के बाद खामोशी इख्तियार कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। जहाँ पे भी आप जाएंगे लोग आकर ये पूछते हैं कि आप सियासी इशूज़ पर बात करते हैं, आप पाकिस्तान के मसाइल पर बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बर्मा के इशू पर नहीं बात करता, वो रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से बात नहीं करता। सोशल मीडिया भरा पड़ा है तस्वीर से और वहाँ पे लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्यों इस पर बात नहीं करता? तो मेरा एक सादा सा जवाब उनको ये होता था कि बर्मा में हमारी रीच नहीं है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे नहीं है जो कि वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें, ना तो हम यहाँ पे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बता सकें कि बर्मा में असल सूरत हाल है क्या। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हकायक से दूर हैं, जो कि हकीकत नहीं बताती हैं। लेकिन शायद ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे कुछ दोस्तों ने हमें उन लोगों से मिलवाया, उन रोहिंग्यन मुसलमानों से मिलवाया जो कि बर्मा की हुकूमत का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने वहाँ से नकल मकानी की। वो कराची में सेटल हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे, आज हम उनसे पूछेंगे क्या जुल्म हो रहा है वहाँ पर मुसलमानों के साथ, रोहिंग्यन मुसलमानों के साथ, किस तरह उन्होंने नकल मकानी की, उनके रिश्तेदार वहाँ पे किस हाल में हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मसला क्या है, ये कौन है रोहिंग्यन मुसलमान जिसके बारे में हम बार बार सुनते रहते हैं। दो लाइनों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको बर्मा ने शहरियत देने से मना कर दिया। जो इंसान के बुनियादी हुकूक होते हैं वो भी उनको वहाँ पर नहीं दिए गए, और बुनियादी हुकूक तो दूर की बात, वहाँ पे जुल्म उन पे होता रहा। मतलब ये आप देख सकते हैं तस्वीर में भी कि किस किस्म का जुल्म उन पर होता है, जान से मार दिया जाता है। और फिर वहाँ पे जो लोग हैं रोहिंग्यन मुसलमान, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो कोशिश करते हैं कि अपनी जान बचाकर वहाँ से नकल मकानी करें। और फिर वो भी हाल आपने देख लिया है, 2012 में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी करने की कोशिश की, इस साल भी कर रहे हैं, और वो भी जाके फंस जाते हैं क्योंकि जब बोट के जरिए वो कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे ममालिक उनको कबूल करने से इनकार कर देते हैं, चाहे वो मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, वो उनको लेने से मना कर देते हैं। और इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि आलमी मीडिया में जो लोग इस वक्त कवरेज कर रहे हैं इन इशूज़ पर, वो इनको कहते हैं बोट पीपल, क्योंकि ये किसी ना किसी किनारे पे बोट में फंसे हुए हैं, वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस वक्त। बर्मा में कहते हैं कि ये बंगाली हैं, बांग्लादेश से ये कहते हैं कि नहीं हमारे लोग नहीं है, ये बर्मा के लोग हैं, हम क्यों उनका ख्याल करें। तो ये बुनियादी सी बात है, लेकिन इसमें मज़ीद क्या है, स्टोरी क्या है इन लोगों की, वो हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कराची में जो 100 क्वार्टर का एरिया है उसके करीब, ये इब्राहिम हैदरी के करीब ही हम एक किनारे पे मौजूद हैं, कश्ती में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ हमारे रोहिंग्यन मुसलमान भाई भी हैं और हमारे साथ यहाँ पर सारिम बर्री साहब भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर अब्दुल अजीज़ इंजीनियर अब्दुल अजीज़ साहब भी हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि अब्दुल अजीज़ साहब आप तो होकर भी आ चुके हैं बर्मा, 2 दफ़ा पिछले 2-3 सालों में गए, तो आपसे भी हम वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं नूर साहब से बात करूँगा, जो हम सुनते रहते हैं रोहिंग्यन मुसलमान, तो ये रोहिंग्यन हमारे भाई हैं। कब आप आए थे पाकिस्तान? बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को ऊपर जुल्म इसलिए कर रहा है, बर्मा में अरकान में जो रोहिंग्या मुसलमान, अरकान जिसको अभी राखाइन स्टेट कहते हैं, उसमें मुसलमान अक्सरियत हैं, उसमें दुनिया का हर की मालामाल से वो अरकान भरा पड़ा हुआ है, दुनिया में हर किसी की मादनियत वहाँ है, वसाइल बहुत है। वसाइल क्या क्या है? मैं आपको वसाइल से पहले मुझे ये बताएं कि ये तो हमें मालूम है कि वहाँ पर भी जो बुद्धिस्ट इंतहा पसंद है, ये जुल्म उनकी तरफ से किया जा रहा है, रियासत की तरफ से किया जा रहा है। रियासत पस पर्दा उनको बुद्धिस्ट को आगे कर दे, पीछे उनका सरपरस्ती बिल्कुल रियासत करता है मुकम्मल तौर पर। अगर इनको मुसलमानों ने उनको बुद्धिस्टों के ऊपर कोई मसला अगर खड़ा हो जाते तो रियासत उनके ऊपर गोली चलाते हैं, उनको बाकायदा आबादी को जला देते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट लोगों के हवाले से जो कहा जाता है कि बड़े पुरअमन लोग हैं,
ये बिल्कुल मुकम्मल बरअक्स। उसके देखिए ना, दुनिया में कह रहे हम कुछ जिंदा चीज़ को ज़बह करके भी नहीं खाते, उसका इतना ख्याल करते हैं, ये तो दवा के ऊपर है। हकीकत देखिए ये क्या कर रहे हैं इन लोगों ने, पूरा बांग्लादेश में, बाकायदा बर्मा में, बांग्लादेश में, इंडिया में, ये क्या नाम है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के कोना कोना में बिखर गया रोहिंग्या मुसलमान, बैनुल अक़वामी खाना बदोश बन गया। ये बर्मा अगर जुल्म नहीं करते रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर, ये अपना घर बार छोड़ के, अपने वताइश छोड़ के, उनको क्यों दरबदर हो रहा है? आपके जरिए मैं ये मसले, मैं चाह रहा हूँ कि लोग ये मसला समझे भी। तो ये आपके मजहब की वजह से, मुसलमान होने की वजह से वहाँ पर आप पे जुल्म होते हैं, नकल मकानी करने पे मजबूर किया जाता है, या मसला जो है वो अराकान का है? दो चीज़ें इसमें। मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान ने सारा 300 साल अरकान में उमरानी था, बादशाही हुकूमत 354 साल, 1430 से लेकर 1784 तक सुलेमान शाह ने वहाँ अरकान में इस्लामी स्टेट कायम किया। अरकान इस्लाम के नाम के रुकन है, इसलिए अरकान ही रखा था। पर इसके बाद अरकान में वो मुसलमान अक्सरियत है, बुद्धिस्ट कम है, वसाइल ज़्यादा हैं। अगर मुसलमान, ये सबसे बड़ा दुश्मन तो मुसलमान है, दूसरा नंबर इनके पास ज़्यादा वसाइल हैं। वसाइल को अगर हमने उसको उजागर करेंगे, निकालेंगे, डेवलप करेंगे, सारे फायदा मुसलमानों को पड़ जाएगा और मुसलमान पर सारे दुनिया के लोगों का तवज्जो इधर होगा। पहले मुसलमान को निकाला जाए और फिर उसको वसाइल को उजागर करेंगे। तो मतलब ये मसला जो है मजहब का भी है और मसला वहाँ के वसाइल का भी, अरकान के वसाइल का भी। अच्छा, ये भी बताऊं कि यहाँ पे भी कराची में जहाँ ये रहते हैं, उस जगह का नाम भी इन्होंने अरकानाबाद रखा है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप कैसे आए थे? ये जिस तरह हम देखते हैं कि अभी लोग नकल मकानी कर रहे हैं, वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चले जाए, किसी दूसरे मुल्क चले जाए कश्ती में, आप भी इसी तरह आए थे कश्ती में? नहीं, हम लोगों का कश्ती में, हमने उनको तकरीबन, ये हम लोग का पैदाइश यहाँ का, हमारा अबायदा जब वहाँ से जुल्म हो रहे थे उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान में आ गया। मशरक़ी पाकिस्तान से बाकी बहरी जहाज़ के ज़रिए से सफ़ने अरब, शम अरब वगैरह उस वक्त चलते थे, उसके तवस्सुत से बाकायदा ये इधर ये क्या मगरबी पाकिस्तान आ गया। उसी वक्त से हम लोग यहाँ आबाद हैं और हम लोगों का पासपोर्ट वगैरह, शनाख्ती कार्ड वगैरह पाकिस्तानी, हम वहाँ से जाते हैं। अच्छा, यहाँ शरीयत मिल गई आपको पाकिस्तान की? मेरा अपने पास है, बहुत सारे लोगों। कितने लोगों के पास है? जो आटा के नमक के बराबर है, बाकी लोग परेशान हैं। और कितने आपके ख्याल में पाकिस्तान लोग आए? ये तकरीबन मेरा अंदाजा कि मतलब पाकिस्तान में हमारे रोहिंग्या बरादरी कम से कम 2-2.5 लाख के करीब अंदाजा। और इसमें आप कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों को जो है यहाँ की शरीयत है, और बाकी सब लोगों के बाद, जिसके बाद पुराना 1900 अयूब खान के ज़माना, अयूब खान ने फिर मार्शल सदर अयूब ने सन 1962 में और रेंगून में जाकर जनरल नेवान के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, हम रोहिंग्या मुसलमान को, बर्मी मुसलमानों को हम इंसानी हमदर्द की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में जगह दे रहे हैं। उसी वक्त से लोग आ रहे हैं। अभी मोहम्मद अली सोसाइटी में देखे रेंगून रोड, वो सब रेंगून से आकर वहाँ में आबाद हुई थी। और रेंगून हॉल और मोहम्मद मियां सोमरू गवर्नर कराची का, वो भी रेंगून का पैदाइश था। ये सारे अब्दुल्ला, मैं इस पे मैं आपसे मजीद बात भी करता हूँ। एक और हमारे साहब, इनका नाम भी नूर है, मैं इनसे भी ज़रा बात करता हूँ जी। आप कब से हैं पाकिस्तान में? मेरी पैदाइश कराची की है। मेरे बाबा अजदाद जो है वो अरकान से उनका ताल्लुक़ है। मेरी पैदाइश 1968 की है कराची में। मेरी पूरी फैमिली कराची में। अच्छा, तो वो ज़रा मुझे बताएं, हो क्या रहा है इस वक्त बर्मा में? क्यों वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ? असल में ये जो सिलसिला बहुत ही पुराना है, 1942 से है। वक्तन फ़वक्तन ये जो मुसलमानों पर जुल्म करते आ रहे हैं और सन जो 2012 से लेकर अभी जो हाल फ़िलहाल जो वहाँ कर रहे हैं जुल्म, वो ज़्यादा इस वजह से, पहले लोगों को पता नहीं चलता था, मीडिया इतनी जो है ना फास्ट नहीं थी। अब जो है मीडिया फास्ट होने की वजह से पूरी दुनिया को तकरीबन कुछ मालूमात 2012 के बाद आप कह रहे हैं हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, लेकिन मुझे बताएं, सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ होता है, किस किस्म का जुल्म हो रहा है वहाँ पे लोगों पर? वहाँ ऐसे जुल्म हो रहे, पूरे बस्तियों को आग लगा दिया जा रहा है। पूरी की पूरी बस्ती आग में जल रही है। माँ बच्चों से बिछड़ गए, बच्चे जो है माँ बाप से बिछड़ गए। उनको ये हाल पता नहीं है कि माँ मेरा कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, बच्चे मेरे कहाँ हैं। तो एक दूसरे से उनकी जो ना राब्ते भी नहीं है। और ऐसे मसाइल में, ऐसे मुश्किलात में उनको जान बचाने के लिए जहाँ रास्ता मिल रहा है वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर अभी हाल फ़िलहाल जो थाईलैंड के बॉर्डर की तरफ 22 जो ये लोग गए हैं, तकरीबन 50,000 के करीब रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पहुँच गए, मुख्तलिफ स्मगलर की शक्ल में। उनको वहाँ बयारों सहारा बयारों मददगार बीच समंदर में छोड़ के ये मामला क्या है? मतलब वो अपनी मर्जी से जाते हैं या उनको वहाँ से भेज दिया जाता है किश्तियों में और वो जाके फंस जाते हैं? ज़बरदस्ती तो भेज दिया जाता है। कुछ अपने जान बचाने की, इज्जत बचाने के खातिर, कलमा को बचाने के खातिर फिर ये लोग हिजरत करते हैं।
बाकी जो है वो अपने खुशी से कोई अपना वतन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपके हैं रिश्तेदार अभी वहाँ पर? मेरे रिश्तेदार अभी वहाँ है, मगर अभी 2-4 महीने पहले बात हुई थी, तो अभी तकरीबन उनसे हमारा राब्ता नहीं है। राब्ता इतना आसान है करना उनसे नहीं है, क्योंकि वहाँ जो इंटरनेशनल कॉल इतना आसान नहीं है, और दूसरे के वहाँ कुछ अगर कोई लोग सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बांग्लादेश के सिम हैं। अच्छा। तो वो दूसरी बात ये है कि जिसके पास अगर कोई इस तरह का मोबाइल अगर मिल जाए तो उनको 8-10 साल की सज़ा है। अच्छा, उठा के ले जाते, कोई बात कर रहा हो इस तरह, इस तरह अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मुश्किल से वो रात को चुप चुपा के अगर किसी से रब्ता करना हो तो जंगलों में जाके फिर जाके वो लोग मिस कॉल देते हैं, फिर वो बात करते हैं, नहीं तो वो अगर पकड़ में आ जाएंगे तो पूरे खानदान को। आप कह रहे हैं कि आप कुछ महीनों से जो है आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, हो नहीं पा रहे। जो बुनियादी हुकूक होते हैं, तालीम, सेहत, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं मुयस्सर मुसलमानों को या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, या वहाँ पर मुयस्सर नहीं है। मस्जिद और मदारिस को जलाया जा रहे हैं, वहाँ मस्जिद की मुरम्मत करने की इजाज़त नहीं है, मदारिस में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, स्कूल नहीं है जो मुसलमानों को सहूलत, मतलब तालीम से बहुत दूर है। अच्छा, और ये क्या इशू है बर्मा के? वहाँ पे जो हुकूमतें कहते हैं कि नहीं ये हमारे लोग नहीं है, इनका ताल्लुक बांग्लादेश से, बांग्लादेश वाले कहते हैं नहीं ये तो बर्मा से हैं। ये तो तारीख उठा के देख ले कि ये वहाँ के है या नहीं है, ये तो कहने की वाली बात है कि ये हमारे नहीं है, फलां वो के हमारे नहीं है। तारीख क्या कहती है कि तारीख को देखें आप कि वो कहाँ से आके वहाँ के मुकीम हुए, कहाँ से ये लोग हिजरत करके आए, या किस तरह के वहाँ आबाद हुए अरकान के ऊपर के लोग कहाँ से आए। सही, अगर बर्मा के भी नहीं है, बांग्लादेश के भी नहीं है, कि आसमान से उड़ के तो नहीं आए वहाँ पर, लेकिन है बर्मा के। आपको आप जो कह रहे हैं आपके जो बाप दादा वगैरह वहीं के थे, अरकान के ये रोहिंग्या जो है वो अरकान के ही हैं। सही है। इंजीनियर अब्दुल अजीज़ साहब, अब मुझे ज़रा आप बताएं, क्योंकि आप 2 मरतबा होकर आए और लास्ट मेरे ख्याल से पिछले साल ही आप वहाँ पे गए थे, क्या सूरत हाल है बर्मा में इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो मुसलमान कौम है, रोहिंग्या भी और दीगर मुसलमान भी बड़े डरे और सहमे हैं। यानी उनका यह हाल है कि वो शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने मुसलमान नाम के साथ आगे मूव नहीं कर सकते, उनको कोई ना कोई बुद्धिस्ट नाम रखना पड़ता है ताकि उनकी सफरी का नाम छुपाना पड़ता है, नाम छुपाना पड़ता है, कोई बुद्धिस्ट नाम रखना पड़ता है ताकि वो हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी हासिल कर सकें या कोई सफ़र की फैसिलिटी हासिल कर सकें। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने सोचा कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। देखिए ना, मुसलमान तो उम्मत वाहिदा की तरह है, पूरे जिस्म में आपको कहीं पर भी दर्द हो, पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। ये दूसरी बात है कि इस दर्द को आज हमारे अरब के लोग इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, आज हमारे मलेशिया और आपके इंडोनेशिया और आपके मुस्लिम ममालिक है वो नहीं करते। तो मैं तो बल्कि ऐसे मौके पे मुझे वो बड़ा दर्द होता है कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि सब कुछ हो रहा है। चलें ठीक है, कोई तस्वीरें फेक भी आ गई होंगी, कोई तस्वीरें ख़राब भी आ गई होंगी, लेकिन असल मसला तो ये है कि प्रैक्टिकली वहाँ हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब्दुल अजीज साहब के फेक तस्वीर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन असलियत हकीकत भी इसी से मिलती जुलती है, और वो जो फेक तस्वीर आती है उससे जो असल कॉज है वो हर्ट होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। किया जा रहा है, कोई बाकायदा तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ताकि इशू को जो है वो डाइवर्ट किया जाए ना। तो मैं जब यहाँ पर पहले मैं गया था बांग्लादेश के ज़रिए कॉक्स बाज़ार पे, और वहाँ जाके हमने रोहिंग्यन के जितने कैंप्स थे उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल ही हमें इसमें साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा हमें वहाँ पर बचते बचाते जो है वापस आना पड़ा। इसके बाद 2015 के जनवरी के अंदर मैं मटकिला तक गया, यानी कि यंगून से आगे जो है खासा एक इलाका है जहाँ पर ये 3 जून 2013 को जो 12 को जो फसादात हुए थे, पूरे उन्होंने घर मसमार कर दिए थे, जला दिए थे, और वहाँ के मुसलमानों का ये हाल है कि बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, बल्कि छुपते छुपाते रहते हैं। मैं उनके IDP कैंप्स तक गया और वहाँ जाके हमसे जो खिदमत हो, लेकिन अरकान तक आप नहीं जा सके जहाँ से नॉट मैनेज। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आपकी क्या वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है? ये एथनिक है इशू, मजहबी इशू है, या जैसे ये कह रहे हैं कि अभी नूर साहब ने फरमाया कि वहाँ पे वसाइल भी जो हैं अरकान में इतने हैं कि मुसलमानों को वहाँ से भगाकर उन वसाइल पर वो जो है काबिज होना चाहते हैं? देखिए, जो हिस्ट्री है वो तो ये है कि जब 1948 के अंदर जो पार्लियामेंट थी बर्मा के अंदर, तो वहाँ पर रोहिंग्यंस भी उस पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। उन्होंने कायद-ए-आज़म को ये ख़त लिखा था कि ये बर्मा, ये जो अरकान का हिस्सा है और जो ईस्ट पाकिस्तान उस ज़माने में था, ये करीब करीब हैं, तो इसको भी पाकिस्तान अपना हिस्सा बना ले। तो असल तो जुल्म की इंतहा उन्होंने, वैसे तो पहले से है, कुछ 17 रियासती उनके साथ ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन ये कि ये सिलसिला वहाँ से भी शुरू हुआ। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे मॉन्क्स जो थे वो कन्वर्ट हो रहे थे इस्लाम की तरफ,
मुसलमान बन रहे थे, तो ये भी उनको पसंद नहीं था। चुनांचे उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से उनको जो है ऑप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, ताकि ये जो है वो यहाँ से हटें, ताकि ये, क्योंकि इस देखिए बर्मा सबसे बड़ी इसकी बुद्धिस्ट की जो है वो आबादी है ना, आबादी वाला मुल्क है, तो उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट रहने चाहिए। तो इस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने कहा कि हम जो इनकी खिदमत कर सकते हैं, यहाँ से जो फंड्स मैसर थे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लेकर गए और लोगों को। सालिम बर्नी साहब, आपने इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ा काम किया है, लेकिन ये क्या इस वक्त आलमी बरादरी को, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे बर्मा में लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? चले मुसलमान छोड़ दें, आप इंसानों के साथ क्या हो रहा है? फिर वो जो हम तस्वीर देखते हैं जिनको अब बोट पीपल का नाम दे दिया है, हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी कश्तियों में लोग बैठे हुए हैं और समंदर के किनारे पे कोई मुल्क उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये दुनिया भर में नज़र नहीं आ रहा किसी को? शहजाद साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मसला जो मैंने देखा और जो मैंने समझा, ये इंसानियत ही का मामला है। इसको हम मुसलमान कह करके मेरे ख्याल है जो दहशत, जो साइज़ है इसका हमदर्दी का, उसको हम कम कर रहे हैं। इसको हम इंसानी निगाह से देखें ताकि दुनिया इसके लिए आए आगे। और अगर मुसलमानों के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं आगे आ रहे? तो मैं समझता हूँ ये हमें बात नहीं करनी चाहिए, इंसानी निगाह से देखना चाहिए। जहाँ पे औरतों के जिस्मों को काटा जा रहा हो, जिंदा औरतों के ऐसे अज़ा को काटा जा रहा हो, और यहाँ पे जब पाकिस्तान में एक औरत को डमी मूवी बना करके जाली कोड़े मारे जाते हैं तो दुनिया के इदारे जाग जाते हैं, पाकिस्तान समेत। इसके पीछे पूरे गेम हैं जो हो रहे थे, जो हो रहे हैं। इसी तरीके से गेम है, ये वही हैं हाथ जो कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, ये वही हाथ हैं जो आज बर्मा में बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके पीछे वही सारे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में भी, आप देखें अगर दहशतगर्दी के हवाले से देखें, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जिस तरीके से औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, वही सब कुछ बर्मा के अंदर हो रहा है। और वही ममालिक है, इंडिया इसके पीछे है। यही वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश ने भी इस पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि उसी के अंडर में है वो। बांग्लादेश अपने आप को कुछ भी आज़ाद बताया, लेकिन वो इंडिया ही के अंडर में चलता है वो। और मलेशिया ने इसमें काफ़ी जगह दी है, दीगर ममालिक ने दिया, लेकिन मैं इस बात के भी ख़िलाफ़ हूँ कि लोग क्यों जगह दें, मैं क्यों आने दें। आप, ये तो एक मजबूरी के तहत होना चाहिए सिर्फ, लेकिन उस जगह को जाकर के साफ़ करना चाहिए जो इनकी जगह है, जो इनकी मलकियत है। रही बात ये कि जी हमारे नहीं है, तो ये भी तो हमारे नहीं है, पाकिस्तानी तो नहीं है, ये तो बर्मी है। हमने भी तो इन्हें यहाँ रखा है ना, एक वक्ती हमदर्दी के नाते रखा है। जब ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ये लोग अपने घरों में जाएंगे। बांग्लादेशी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान आए थे, बड़े अच्छे कारोबार करते थे, आज भी कर रहे हैं, और जैसे जैसे अच्छे हालात वहाँ हुए वापसी चले। अच्छा, इसमें क्योंकि इनका बॉर्डर जो है अरकान का वो बिल्कुल बॉर्डर पे है बर्मा और बांग्लादेश के, तो मैं शेख हसीना वाजिद साहब जो वज़ीर आज़म है, उनका बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं वैसे ही हमारे पास इतनी आबादी है, हम इन लोगों को क्यों जगह दें। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं बान की मून साहब कि हमने बड़ा प्रेशर डाला है वहाँ पे जो ममालिक है उनके सरबरान पर के इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए। मतलब ये किस किस्म का प्रेशर है कि पिछले 35-40 साल से प्रेशर डाले जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, अफगानिस्तान का एक छोटा सा इशू था तो दुनिया इकट्ठी हो गई और बमबारी शुरू कर दी, मारपीट। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक किया। अगर वहाँ से बामियां का इशू था जब वहाँ पर बुद्धिस्ट जो है उनको के अंदर, ये दीगर ममालिक के अंदर, तो बर्मा के अंदर, ये रोहिंग्या के अंदर क्यों नहीं नजर आ रहा? आंखें बंद की हुई हैं या जानबूझ के समझ में आ रहा है कि सब कुछ जानबूझ करके इस तरीके से किया जा रहा है कि ये लोगों को मारा जा सके। मुसलमान क्योंकि वहाँ पे हैं तो नाम आ रहा है जी मुसलमानों को मार रहे हैं। इशू मुसलमान नहीं है, इशू वही है जो नूर साहब ने एक बात कही कि वहाँ के वसाइल तभी उनके हाथ आएंगे जब ये लोग वहाँ से हटेंगे। देखिए ना, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको क्यों जाने दे रहे हैं? इसलिए जाने दे रहे हैं कि वो जगह छोड़ दो। अगर जगह नहीं छोड़ोगे तो जान से मार दिए जाओगे। जनूबी सूडान का इशू था, ईस्ट तिमोर का इशू था, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन और तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन हो गया, अब जब मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो OIC, इनका किरदार कहाँ हमें नजर आ रहा है? मैंने कहा ना, बड़े अफसोस की बात है कि मैं तो समझता हूँ इस मसले का हल यही है कि इस्लामी जमहूरिया अरकान बनाया जाए, और इसके लिए जो है वो सारी मुस्लिम रियासतों को इसके लिए जो है अपना वजन डालना चाहिए। और जो यूनाइटेड नेशन मसला सारा ये है कि ईस्ट तिमोर में उनको कोई और मज़हब के लोग नज़र आते हैं, वेस्ट सूडान में उनको कुछ और किस्म के लोग, जनूब सूडान में भी और किस्म के लोग नज़र आते हैं, यहाँ इनको मुसलमान नज़र आते हैं। जब मुसलमान होते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये इंसानी मसला भी है और ये एक दीनी मसला भी है।
हम में से जितने लोग इनके साथ ताबन कर सकते हो, जिनके लिए उनके लिए आवाज़ उठा सकते हो, ये बहैसियत मुसलमान की हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अरकानी मुसलमानों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। अच्छा, और ये यूनाइटेड नेशन तस्लीम करता है कि ये मजलूम तरीन अक़लियत हैं दुनिया भर में। ये यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट है कि मजलूम तरीन अक़लियत जो है वो ये रोहिंजियन है, लेकिन इसके बावजूद कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाया यूनाइटेड नेशन ने। तो ये अफसोस की बात है, और मेरे ख्याल में हमें मैं वैसे हमारी गवर्नमेंट को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ठीक है देर से जागी लेकिन बहरहाल जागी। और हमने कमेटी भी बनाई है और हमने कुछ पैसे भी उनके लिए मुख्तस किए हैं। यहाँ पे मैं, क्योंकि इसमें एक सियासी पहलू भी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को पहले ख़त लिखा था, तो उसके बाद हुकूमत को ख्याल आया कि अब अपोजिशन ने यह मसला उठा लिया है तो इसको जो है रेज किया जाए। सिराजुल हक साहब ने भी माशाल्लाह खत लिखा है और जाके यूनाइटेड नेशन में उनको रिसीव कराया है। तो अब ये पाकिस्तान इस हवाले से क्या मदद कर सकता है सालिम बर्री साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कहा जाए, एक शरीफ साहब हैं जिन्होंने काफ़ी चेंज पाकिस्तान के अंदर भी लाए, हमारे शहर के अंदर भी लाए, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में लाए। वही मेरा ख्याल है स्टेप ले सकते हैं, उन्हीं में इतनी ज़रूरत अल्लाह ताला ने दी है कि वो स्टेप लेंगे तो वहाँ पे सुकून लाया जा सकता है। बाकी रही पाकिस्तानी की बात, मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश को ये परेशानी थी कि जी हमारे पास ऑलरेडी लोग बहुत हैं या खिलाने को कमी है, तो सिर्फ पाकिस्तान जो है ना, इसकी कौम हुकूमत को भी छोड़ दें, वो ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार होगी। जितने भी लोग हैं रोहिंग्या के, अगर वो उसको जगह देती है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी उसकी हेल्प करेगी और उनको बांग्लादेश का 1 रुपया भी उन पर नहीं खर्च होने देगी। लेकिन फिल वक्त उनको जगह दे, सेव करे और दुनिया से फौजें जाएं और रोहिंग्या के अंदर। एक बड़ा अहम सवाल मुझे याद आया अब्दुल अजीज साहब, अब ये हमने अनाउंस किया है कि $50 लाख पाकिस्तान की तरफ से दिए जाएंगे। अब मेरी इसमें बड़ी कम नॉलेज है, लेकिन मुझे ये बताएं ये 50 लाख $5 मिलियन किसको दिए जाएंगे? ये जाएंगे कैसे? मैकेनिज्म क्या होगा? बर्मा की हुकूमत को तो आप दे नहीं सकते, ये तो रोहिंजियन तक पहुंचेंगे नहीं, वहाँ पे आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, आपने खुद कोशिश की, आपका एक्सेस है नहीं, तो ये और जो बोट में लोग फंसे हुए हैं, ये $5 मिलियन उनको कहाँ कैसे पहुंचेंगे? ये असल में ये एक तरह से वैसे ऐलान है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। यही अगर सारी मुस्लिम स्टेट अगर मिल जाए ना, मिल के ये काम करें तो उनका एक वजन होगा। एक इस्लामिक स्टेट ना करें, फिर भी अगर पाकिस्तान ने इसके अंदर एक इनिशिएटिव लिया है तो आई थिंक उसको सराहना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा अगर कोई भी हुकूमत का शख्स ये देख रहा हो तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाऊँगा। $5 मिलियन हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस $50 लाख को? जो कश्ती में लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए वो रकम कैसे काम आएगी? बर्मा की हुकूमत के हवाले से किस तरह काम आएगी? जी बताइए। अमीना वरुदगान वो उधर गया था बर्मा में, उन लोगों ने भी $50 लाख बर्मा गवर्नमेंट को दे के आया रोहिंग्या मुसलमानों को देने के लिए। क्या में जाके उन लोगों ने जो पैकेज जो कुछ भी दिया वही उन लोगों को मिला। बकाया वो सामान भर के जब वो आ रहा था रेंगून से अरकान बर्मा अरकान का दारुल में, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा ब्रिटिश मधु के बदमाशों के जरिए से डाकू बना के बाकायदा पूरे जहाज को लौट के लेके गया। सारे एक दाना भी मुसलमानों का आदमी पहुंचने नहीं दिया, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट मधु ने उन लोगों के बाद मतलब कोई तरीकेकार नहीं है ऐसे कि वहाँ पे यही है, सिर्फ ये पैसा मेरा अपने मीडिया के थ्रू मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, राहिल शरीफ साहब को, चीफ आर्मी स्टाफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, और जनरल हामिद गोल साहब को, अब्दुल्ला गोल साहब को, रजा जफर साहब को, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को, और इन लोगों को मैंने अभी सारे इमरान खान को, सारे दुनिया के मुसलमान भाइयों को ये मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान का असल हल है क्या है, इसके लिए ये पैसा खर्च करें, और बाकी पैसा इधर उधर खर्च करेंगे तो ये कुत्ता बिल्ली खा जाएंगे, मुसलमानों का हक में कुछ भी नहीं होगा। इसका हक सिर्फ के सिर्फ यही है मुसलमानों का। ईद के जवाब बर्मा सदर टेन सिंह को जब तक के मुसलमान मिलकर नहीं देंगे तब तक के कोई मसला हल नहीं है। ये मैं पूरे दुनिया में मैं जरीन भाई से भी बात करना चाहूँगा। आपकी फैमिली भी वहीं पर है, बर्मा में है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह है, मैं अरकान से ताल्लुक़ है मेरा। मैं छोटे उम्र में पाकिस्तान आ गया हूँ हिजरत करके। वहाँ हमारे रिश्तेदार बहुत सारे हैं लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। कोई मलेशिया के अंदर है, कोई इंडोनेशिया में है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा दुनिया भर में है। हमारे बदकिस्मत बरादरी है तो एक दूसरे से रब्ता नहीं होता, तो कोई पाकिस्तान में, कोई सऊदी अरब में है, तो एक दूसरे से रब्ता नहीं होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बहुत कम छोटी उम्र के थे जब आप यहाँ पर आए थे? जी जी। तो याद है मतलब किस तरीके से आए थे? जी जी। किस तरीके से आए थे? उस वक़्त तो बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से इंडिया के रास्ते हमने पाकिस्तान आया। ये इसी तरह कश्ती में? जी, कश्ती में नहीं हूँ, बाय रोड के जरिए आया था।
तो आने के बाद यहाँ पे हम इब्राहिम हैदरी के इलाका में, आई शबी जामुट के इलाका में आ गया। उस वक़्त से हम यहाँ आबाद है तकरीबन। मुझे ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में आपका बन गया शनाख्ती कार्ड? शनाख्ती कार्ड भुट्टो साहब का जो था वो बना था। इसके बाद ये जो कंप्यूटर कार्ड दिया उन पर मैं लाखों मुश्किलात खड़ा कर दिया। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन वो आपको कहना नहीं चाहता हूँ, वो हमारा पास नहीं है। हम गरीब माहिर है। शनाख्ती कार्ड नहीं बना के दे रहे, मतलब मुश्किलात उसमें आ रही हैं? मुश्किलात आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे खुश हैं पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये इलाका में हम आज़ादी के तौर पर छोटे कारोबार करके खाता हूँ, गुजर बसर करता हूँ। ये ज़्यादातर लोग काम क्या करते हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं अरकान से? मैं यहाँ का लोग मैं बता रहा हूँ, यहाँ का जो बर्मा के जो लोग मुसलमान यहाँ हिजरत करके जो आई हैं, ये पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को बहुत बोझ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को ये लाखों करोड़ों रुपया ये साल में कमा के दे रहे। वो कैसे दे रहे मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे बरादरी अक्सर लोग माहीगिर हैं, माहीगिर कम उजरत में माहीगिरी का मजदूरी करते हैं। बड़े बड़े लाशों में आप देख रहे हैं, ये सारे लाशों देख रहे हैं, उन लोगों को मजदूरी करते हैं। अरबों रुपया गवर्नमेंट ने ज़ेर मुबादला मछलियों में से, अक़सामों से, समंदरी मखलूक़ात से ये कमा रहे हैं। ये हमारे बरादरी रीढ़ की हड्डी है। दूसरा गारमेंट्स का फैक्ट्री है पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े। मुझे एक और बात बताएं। एक मिनट में खत्म करूँ। उसमें भी हमारे बरादरी रीढ़ की हड्डी की तरह कालीन बानी है, वो भी हमारे बरादरी ये कर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत को, हमारे बरादरी कोई पाकिस्तान हुकूमत को बोझ नहीं है। उसको रीढ़ की हड्डी की तरह उसका काम करके मेहनत करके कर रहे हैं, और इसके लिए पूरे मुकम्मल बच्चों को तालीम जैसे दौलत से महरूम है। और लोग अभी नादरा शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से फैक्ट्री में काम करने जाने पर, माहीगिर में जाने नहीं पा रहे। बहुत मुश्किल में फंसे। उसका मसला हल किया जाए, बड़ा मेहरबानी होंगे हुकूमत पाकिस्तान का। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नूर साहब, मुझे एक और बात ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है, ये जो लोग इस वक्त कश्तियों में फंसे हुए हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी मुल्क में चले जाएं, कहीं पे उनको आसरा मिल जाए, कहीं पे उनको महाजरीन के तौर पर रख लिया जाए, उनका क्या मुस्तकबिल है? अब उनका मुस्तकबिल तो अभी हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक वो अपने जो परेशानी से अगर नहीं निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है अपने मुस्तकबिल की तरफ किस तरह वो सोच सकते हैं। एक तो उनके पास तालीम की कमी है, तालीम बिल्कुल ही नहीं है, तालीम वो हासिल नहीं कर पाते। आप तक क्या खबर पहुंचती है कि लोग कश्ती में ही रहेंगे या कहीं ना कहीं? अभी तो हाल फिलहाल इनके जो है कश्ती में जितने लोग थे, 3 ममालिक ने उनको कबूल किया रखे हुए। मतलब उन्होंने इस तरह सहूलत नहीं दी है जैसे थाईलैंड ने कुछ ले लिया, मलेशिया वालों ने कुछ लिया, इंडोनेशिया वालों ने कुछ लिया। तो वो जो है उनको पहाड़ों के ऊपर, जंगलात के ऊपर उस तरफ रखे हुए। उनको घर बना के नहीं दे, ना कोई खीमा बस्ती है, ना कुछ है। ये खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो सब कुछ जो ना वही परेशान है। उनको ना खाने पीने के राशन है, ना उनको कपड़े पहनने के मिल रहे हैं, ना इज्जत बचाने के लिए कुछ इस तरह का वो उनके पास वसाइल है। तो बाकी जो है हाल बहुत बुरा है। यही होता है कि बेचारे वहाँ से भी निकाले जाते हैं, बर्मा से, वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। यहाँ कोई कबूल करने को तैयार नहीं। और रास्ते में जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो इनके साथ बड़ा असर करते हैं। इनकी औरतों को रोक लेते हैं, इनकी मर्दों को मार देते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और खासतौर पर खवातीन को बेचना। यहाँ पर भी एक साहब यहाँ रहते हैं जिन्होंने कहा मेरी बहन को बेच दिया गया। बेचारे अपनी बहन को तलाश करते फिर रहे हैं। बहन को तलाश कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ पे। नाज़रीन, मकसद यही था कि इन लोगों के बीच आके इनसे बात करें। अभी हम जाएंगे भी जहाँ पे इनकी रिहाइश है अरकानाबाद में और 100 क्वार्टर जो है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जितने यहाँ पे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो अरकान से है। सबका ही अरकान से है, सबका अरकान से। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कराची में ही पैदा हुए हैं, लेकिन इनके बाप दादा जो है वो उसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। अभी भी इनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि उन्हीं इलाकों में है। लेकिन आपने सुना कि उनसे अब बात करना भी कितना मुश्किल हो गया है, उनसे कम्युनिकेट करना आसान नहीं है। तो कोई ना कोई इनका रिश्तेदार, माँ बाप, दादा, बहन, कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ पे फंसा हुआ ज़रूर है, जो कि बड़े मुश्किल में है। अब हम जाएंगे जिस इलाके में ये इनकी रिहाइश है, वहाँ पे भी जाके इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, बर्मा में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पर आज प्रोग्राम में हम बात करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीडिया इस पर फोकस क्यों नहीं कर रहा है, तो आज हम यहाँ पे कराची में जो रोहिंग्या लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं कि बर्मा के हालात क्या हैं और यहाँ पे उनके क्या हालात हैं। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहिबा से भी बात करें, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने वक्त निकाला। ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत कवर कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने शायद उस तरीके से कवरेज नहीं दी है, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत इस पर बात कर रही है, इस पर करारदादें मंजूर हो रही हैं, तो शायद उसके बाद हमने देखा है मीडिया ने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, और इस सवाल मैं यहाँ पर भी लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है
जो हमारे यहाँ आलमी बरादरी है, यूनाइटेड नेशन है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस इशू को हल करने में अब तक नाकाम रही हैं? देखें, ये बात खुल के सामने आती है ना कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुझे लगता है कि एक तरह से इररेलेवेंट नज़र आता है इस तरह की जहाँ पे भी इस तरह के मज़ालिम हो रहे हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे ये जो इतनी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं, मगर वहाँ पे हमें एक मुकम्मल खामोशी नज़र आती है और दुनिया का जो इंसाफ है वो बड़ा सिलेक्टेड है। तो ये जो मुनाफिकाना रवैये हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के और यूएन के, जिसमें कहीं जहाँ बहुत सिलेक्टिव जस्टिस होता है, कहीं पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर आवाज़ उठाई जाती है, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं यूएन फोरम्स हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पे मज़ालिम हो रहे हैं एक सर्टन एरियाज़ के अंदर और एक ख़ास किस्म की कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, तो वहाँ पे हमें वो इस किस्म की खामोशी नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में तो ये सबसे बड़ी पहला बात तो ये है लेकिन फरजाना साहब, जो कुछ हो रहा है जी, इस सेलेक्टिव होने की वजह क्या है? आप समझती हैं कि क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है इसलिए यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी सेलेक्टिव है? मेरा ख्याल है कि ये मुसलमानों का मामला है, इसके साथ साथ ये भी है कि ये इस वक्त उस जगह का मामला है जहाँ पे अगर आप बर्मा की रियासत इस वक्त देखेंगे जो मुकम्मल तौर पे एक मार्केट इकॉनमी को सपोर्ट कर रही है, वहाँ की मिलिट्री रजीम, तो ऐसे ममालिक के ख़िलाफ़ वो जो मर्जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते रहे, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है सरमायादारी निज़ाम के अंदर, सरमायादार जो एक इंटरनेशनल बुर्जुआजी का इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहा है, वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड है, उसको तहफ़्फ़ुज़ है उनके, तो वहाँ पे वो हुकूमतें जो मर्जी ज़्यादतियाँ करती रहे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती रहे, उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें वो खामोशी रहती है। उससे पहले अगर आप देखें कि जो बर्मा के अंदर प्लान्ड इकॉनमी जब थी तो उस वक्त बहुत शोर उठता था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती थी तो वेस्ट के अंदर भी शोर उठता था। लेकिन अब वहाँ की रजीम क्योंकि सरमायादारी निज़ाम को प्रमोट कर रही है, फ्री मार्केट इकॉनमी को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए है, तो लिहाजा इस वक्त हमें ये मुकम्मल इंटरनेशनल फोरम्स में खामोशी नज़र आती है। अच्छा, अब मुझे बताएं फिर क्या होगा, क्या फरजाना बारी साहिबा इस मामले का होगा क्या? जो इतने सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं बर्मा में, उनके साथ क्या होगा? जो बोट में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी मुल्क में जाने की, पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का होगा क्या आखिर में? फिर देखिए, दूसरी तरफ तो आपको मुसलमान का हम जो वावेला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान है मतलब इंसानियत, मैं तो समझती हूँ ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पे ये हो रहा है तो फिर मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वो बेचारे कभी अगर जाते हैं मुसलमान मुल्क आपका बांग्लादेश, तो वो भी उनको धक्के दे रहा है, और वो थाईलैंड जाते हैं, हर तरफ से उनको धक्के पड़ रहे हैं, और कोई भी मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने किसी ने ये ऑफ़र नहीं किया है कि हम इनको जो ख़ास तौर पर वो लोग जो समंदरों में फंसे हुए हैं कि इनको हम अपने मुल्क में ले जाके इनको सेटल करते हैं। तो मुसलमान, ये मुनाफिकत आपको मुसलमान ममालिक के अंदर भी नजर आ रही है ना, तो ये सिर्फ बेहसी वहां पर भी है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, बेहसी वहां पे भी है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि होना क्या है, देखिए इस मसला, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसको तमाम दुनिया की जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अपने मुल्कों में इस इशू को इस इशू के ऊपर लॉबिंग करें, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें और मजबूर करें अपनी हुकूमतों को कि इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूँगा फरजाना बारी साहिबा, आपने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। सारिम साहब, आप कहाँ पर, किस फोरम पर इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि इनके जो ID कार्ड्स का मसला है, ताकि इनको यहाँ पर नौकरियाँ मिल जाए, बच्चे इनके स्कूल जा सकें? देखिए, बिल्कुल इनके साथ ये मामला हल होने चाहिए। इनके जैसे नादरा है, इसी तरीके से एक इदारा है नारा जो इनकी रजिस्ट्रेशन करता है, इनको प्रॉपर एक ID कार्ड देना चाहिए। जब तक इनके मुल्क में जो है मसाइल हैं, ये नहीं जा सकते, इनको यहाँ रहने की इजाज़त देनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे एक आम पाकिस्तानी रहता है। इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कार्ड एक्सचेंज कर लिए हैं। बिल्कुल मदद करेंगे जहाँ तक हम कर सकते हैं। काम करना हुकूमत का है जिम्मेदारी, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, इनकी आवाज़ आगे ले जा सकते हैं। इनको अगर अदालतों में ज़रूरत है, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि इनको यहाँ सुकून से रहने दिया जाए। जी अब्दुल अजीज़ साहब, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा इस हवाले से। अब ये क्या, इस मसले को इंटरनेशनली किस तरीके से हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस मसले का तो हल मैंने आपको पहले ही बताया कि इस्लामी जमहूरिया अरकान है। इसमें तमाम मुस्लिम ममलिकतों को जाके यूनाइटेड नेशन में बात करनी चाहिए कि क्या यहाँ पर आपके मशरकी तैमूर बन सकता है, जब सूडान के अंदर मुल्क बन सकता है, तो क्या ये अरकान का मुल्क क्यों नहीं बन सकता। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए कि जो कुछ हम कर सकते हैं, कोई करता है या नहीं करता, हम इन लोगों की खिदमत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्मा में भी इनकी खिदमत कर रहे हैं और यहाँ कराची में भी इनकी खिदमत कर रहे हैं। नूर साहब, ये तमाम हमारे यहाँ पे भाई मौजूद है, रोहिंग्या भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर में इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो हम लोग अभी सबसे बड़ा मसला हमारा जो नादरा का कार्ड है, नादरा का कार्ड न होने की वजह से हम लोग बाकायदा काम में जा नहीं पा रहे हैं। माएगिल लोग मछली पकड़ने जा नहीं पा रहे हैं और कंपनियों में काम करने जा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ में इंतहाई बच्चा लोगों को स्कूल में जैसे तालीम जैसे दौलों से महरूम है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर हुसैन साहब और आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, जो बर्मा में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हवाले से खामोश बैठी हुई है, तो हमने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की कि इन तमाम लोगों की आवाज़ जो है वो उन तक पहुँचाएँ। इस प्रोग्राम के हवाले से आप भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।